दोस्तों, बहुत दिनों से आप लोगों के सम्मुख अपने दिल के उद्गार व्यक्त करने की इच्छा थी, किंतु जब अभी ये कुछ दिन पहले कठुआ में आतंकी हमले की घटना सुनने को मिली। दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार आप सभी को मेरा। और जितने बड़े लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनका मैं सम्मान करता हूँ। अपने छोटे भाइयों को मेरा प्यार। मैं ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ, ब्लॉग से हट के आज एक वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों के बीच अपने दिल की बातें कहने जा रहा हूँ। तो मैं पहले ही जो बातें मैं कहने जा रहा हूँ उनके लिए क्षमा मांग लेता हूँ। अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगती हैं और ऐसा लगता है कि मैं अनहित में बोल रहा हूँ तो मुझे उसके लिए माफ़ करना। तो ऐसी चीज़ें बार बार सोच के ना मन में बिल्कुल हलचल सी छाई हुई है। बड़े बड़े ज्वालामुखी फट रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है। और देखा जाए तो क्यों ना हो, आखिर हमारे भाई तो हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ जो अभी कुछ दिन पहले कठुआ में, जम्मू कश्मीर साइड कठुआ में हमला हुआ था, आतंकी हमला। तो जो वहाँ शहीद हुए हैं अपने उत्तराखंड के 5 भाई थे। तो मैं पहले तो दिल से उनको नमन करता हूँ। हे भगवान, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को इस दुख भरी घड़ी से लड़ने की क्षमता दें। इसी के साथ मैं अपनी कुछ बातें कहना चाहता हूँ। ये बातें कह लो या सवाल कह लो, आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, है ना? तो अगर मेरे शब्द कहीं पे गलत हो तो मुझे बताएं कि मेरे शब्द यहाँ पे गलत हो, और उसके लिए मुझे माफ़ की करें। और मैं यहाँ किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। किसी भी सरकार के विरोध या किसी के विरोध में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस जो मेरे मन में चल रहा था मैं वो बोल रहा हूँ। आखिर कब तक हमारे भाई, हमारे जवान, हमारे देश के जवान यूं ही अपनी शहादत देते रहेंगे? और आखिर कब तक एक बूढ़े माँ बाप के कंधों का सहारा छिन जाएगा? आखिर कब तक? इसी बात को ना सोच सोच के बड़ा मन बड़ा दुखी होता है। और इस चीज़ को वो अच्छी तरीके से समझ सकता है कि जिसका कोई अपना आर्मी में होगा, जिसका कोई अपना आर्मी से चाहे वो रिटायर्ड ही क्यों ना आ गया होगा, लेकिन वो इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकता है। पता है आपको, जब एक सैनिक शहीद होता है तो क्या होता है? सोचा है कभी आपने या मैंने या किसी तीसरे बंदे ने कि जब एक सैनिक शहीद होता है तो क्या होता है? तो मुझे लगता है ना, जो जब उसके शरीर पे गोलियां लगती हैं और जो उसके बीच का 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, जितना भी समय उसके पास होता है, उस समय में वो एक ही बात सोचता होगा। गोलियों से सैकड़ों छेद शरीर पर, बहता लहू, निकले ना आँख से आंसू, ना मुंह से चीख, तोड़ता दम शरीर, मन में ख्याल, क्या होगा बूढ़े माँ बाप का, घर में कुंवारी बहन से छीना राखी का हाथ। फर्क नहीं पड़ता है सीने में गोलियां कितनी, दर्द उसे कहाँ होता, वो तो ख्याल करता बूढ़े माँ बाप का और बहन का। याद करता माँ का आंचल, बाप के वो शब्द, बेटा ख्याल रखना अपना। बहन की बोली, भैया मेरे लिए लहंगा लेके आना। आसान नहीं होता है साहब एक सैनिक के घर वाले होना। सोच रहा है जब घर वाले सुनेंगे उसकी शहादत का सवाल, तो कौन उनको संभालेगा, कौन रखेगा उनका ख्याल। फौज वालों की तरफ से एक फ़ोन आता है और बूढ़े माँ बाप को बताया जाता है कि अब उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। तो क्या होगा? कौन उनका सहारा बनेगा? उनका तो एक ही सहारा था जो देश के नाम चला गया। कुछ वक्त पहले ना मैंने एक सवाल सुना कि यार ये
गाँव के ही बच्चे ज़्यादातर फौज में क्यों होते हैं? आपको इसका जवाब बताऊं? क्यों ऐसा होता है? एक जवान 24 साल का लड़का जो अपने घर को छोड़ के माँ भारती के नाम शहीद होने जाता है, पता है उसकी कीमत क्या है? सरकार ने उसकी एक कीमत लगा रखी है कि 35,000 में, और कहीं से तो नहीं, लेकिन गांव से जरूर मिल जाएगा 24 साल का लड़का शहीद होने का। और उस पे ना एक ठप्पा लगा दिया जाता है देशभक्ति का। देशभक्ति क्या होती है? क्या किसी सरकार को पता है? नहीं पता है। सरकार को छोड़िए, जो 24 साल का लड़का आपके पास है ना सेना में, उसको भी नहीं पता है कि देशभक्ति क्या होती है। और पता है उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। उसके पीछे रीजन है हमारा एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताएगा, मुगलों के बारे में बताएगा, अंग्रेजों के बारे में बताएगा कि इन्होंने हम पे इतने टाइम, इतने साल ऐसे तरीके से राज किया, हम देश वालों को इतना सताया। तो उसे तो ऐसा कुछ पता है ही नहीं कि देशभक्ति क्या होती है। उसे ये चीज़ें तो कभी पढ़ाई नहीं गई स्कूल में कि देशभक्ति नाम की भी कोई चीज़ होती है। हमारे देश की इतनी बड़ी बाउंड्री है, यहाँ से बॉर्डर है, हमारे देश के आसपास इतने और देश हैं हमारे सीमा से जो जुड़े हुए हैं देश। इस बारे में तो उसका पढ़ाई नहीं। वो बताया देशभक्ति के बारे में कब जाके सीखता है और कब जाके उसको पता लगता है कि देशभक्ति क्या होती है? जब वो फौज में जाता है और जब उसके सामने उसके बगल में बैठा हुआ बंदा ना शहीद होता है, तब उसे पता लगता है कि हमारे साथ कौन सा गेम चल रहा है, हमारे साथ क्या हुआ है आज। किसी ने बताया नहीं कि बॉर्डर पे ऐसा भी होता है। सुनी बातें हैं साहब, चले गए भगदड़। एक शहीद फौजी के घर वालों को क्या मिलता है पता है? जब वो बाप वहाँ पे खड़ा होता है ना, तो उसे उसके बेटे पे लिपटा हुआ एक तिरंगा उसके हाथों में दिया जाता है। और अगर वो कुछ आतंकवादियों को मारते हुए शहीद हुआ है या उसने कुछ वीरता का काम किया है, तो उसे एक चांदी का टुकड़ा भी थमा दिया जाता है मेडल के नाम पर। ऐसा कुछ मिलता है, ऐसा मैंने सुना। वैसे तो ना फौज में एक नियम सबसे पहले होता है हाइट का, कि इतनी हाइट होनी चाहिए तब जाके आप फौज में अंदर आओगे। तो जब आप 1 इंच हाइट कम फौज में ले नहीं सकते हो, तो घर में वो माँ बाप अपने बेटे को कैसे ले लेंगे आपसे? बताइए। वो माँ बाप कैसे लेंगे अपने बेटे के आधे शरीर को? और उस आधे शरीर में भी इतनी गोलियां भरी पड़ी हैं कि देखने वाला देख नहीं सकता। कैसे? और ऐसा क्यों यार? पुलवामा अटैक हुआ, हमारे 41 जवान शहीद हुए उसमें, तो उनमें से एक जवान ऐसे थे कि जिनकी पूरी बॉडी नहीं मिली। तो वो देख के ना रूह कांप जाती है। जिम्मेदारियों का बोझ आप क्या समझोगे? जिम्मेदारियां तो उससे पूछिए ना कि जो एक 22 साल का 24 साल का जवान लड़का जिसके अभी अभी हल्की सी मूंछें आना शुरू हुआ है, उसके कंधों पे इतना बोझ, इतनी जिम्मेदारियां, घर में बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी, उनकी दवाइयों का खर्चा, घर में कुंवारी बहन है जिसकी शादी की उम्र होने वाली है, उसकी शादी का खर्चा। ये सब जब उसके दिमाग में जोर डालता है ना, और उसके साथ बॉर्डर पे दिन रात ड्यूटी करना, 2400 घंटे ड्यूटी करना, सोचिए कितना प्रेशर होगा उस बंदे का और कितनी उसकी सहनशीलता है, कितनी कि वो सह रहा है तब भी मुस्कुरा रहा है। उसके घर में बूढ़े माँ बाप हैं, कुंवारी बहन है, अभी परसों ही तो उसकी शादी हुई है, लेकिन उसके कदम नहीं हिलते देश की रक्षा के लिए। वो जहाँ खड़ा होता है वहाँ खड़ा होता है। कोई
सामने से आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम उस देश के निवासी हैं कि जहाँ तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, जिन पर देश की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी रखी गई है, जिनके सिर में पूरी जिम्मेदारी रखी गई है सुरक्षा की, उनका वेतन पता है कितना होगा? बीसीसीआई के एक अधिकारी का खर्चा होता है ना, उतना तो उन तीनों का मिला के वेतन दिया जाता है। देश में ना सुरक्षा करते हैं जो भी लोग, चाहे वो एक गार्ड हो, घर के बाहर गार्ड हो, बैंक के बाहर गार्ड हो, या हमारे देश के बाहर जो फौजी खड़े हैं, उनको एक गरीब के नज़रिए से देखा जाता है। जो रियलिटी है ना हमारे देश की, वो ये है। चाहे वो प्राइवेट सेक्शन हो, चाहे वो सरकारी सेक्शन हो, जो तुम्हारी रक्षा करता है, आप उसको एक गरीब की नज़र से देखते हैं, आप उसकी लाचारी, उसकी मजबूरी को नहीं समझते हैं। दोस्तों, अभी जब ये नई सरकार बनी, मैं किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं पर्सनली मोदी जी का बहुत बड़ा वाला फ़ैन हूँ। लेकिन जब सरकार बनी तो एक मुद्दा सामने आया था अग्निवीर को लेके, कि अग्निवीर 4 साल की जगह 7 साल उनके, 3 साल उनको और दिए जाएंगे, 7 साल बढ़ाया जाएगा, और थोड़ा बहुत वेतन भी उनका बढ़ाया जाएगा, और शहीद होने पे उनको नहीं, उनके घर वालों को 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। तो क्या लगता है आपने उसकी कीमत फिक्स कर दी? अभी तो वो शहीद भी नहीं हुआ यार, और तुमने उसकी कीमत फिक्स कर दी 1 करोड़ रुपए। मतलब यहाँ एक बाप अपने बेटे की शादी के ख्वाब देख रहा है और आप उसके शहीद होने के ख्वाब देख रहे हो। अरे मेरे देश के सम्मानित नेताओं, जरा एक बार तो सोचो, ज़्यादा नहीं, एक बार तो सोचो, जिस उम्र में आपके बच्चे खेल रहे होते हैं और होटलों में जाके मस्ती मार रहे होते हैं, आप उस उम्र में उसके शहीद होने की कल्पना कर रहे हो? हम उस देश के निवासी हैं जहाँ 2-3 छक्के लगने पर और एक ट्रॉफी आने पर करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, करोड़ों सामान मिला जाता है उनको। उनकी मीटिंगें बड़े बड़े नेताओं के साथ फिक्स की जाती है, वो नेता उनसे मिलने जाते हैं। पता है हमारे देश में ना एक नेता की सुरक्षा के लिए हजारों सैनिक खड़े हैं, उसको बुलेट प्रूफ गाड़ी भी दी जाती है, फुल सिक्योरिटी दी जाती है, फुल ओनली फुल। जहाँ एक नेता की सुरक्षा में 100 सैनिक और करोड़ों की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी जाती हैं, वहीं उसी तरफ सैनिक को ढंग से जूते भी नहीं दिए जाते, ढंग से कपड़े भी नहीं दिए जाते, और गाड़ियों को तो क्या बोलना, उनकी गाड़ियों में ना ऊपर से तिरपाल डाला जाता है। यहाँ ना एक 70 साल का नेता अपनी कुर्सी पे पकड़ बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसे कुर्सी चाहिए, उसे पद चाहिए, वो बेरोजगार नहीं रहना चाहता। लेकिन एक 24 साल के लड़के के लिए ना 4 साल की नौकरी दी जा रही है अग्निवीर। वाह यार, कभी कभी ये चीज़ें सोच के हंसी भी आती है और कभी कभी इतना गुस्सा आता है ना कि यार सब कुछ फोड़ फाड़ दें। वैसे इस बार T20 वर्ल्ड कप, उसमें जो प्राइज मनी रखी गई थी वो आप लोगों ने भी सुनी होगी, और हमारे देश के एक क्रिकेटर को कितने रुपए मिले ये भी आपने सुना ही होगा। मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपने सुना ही होगा, और नहीं सुना है तो गूगल कर लीजिए। ये आंकड़ा ना करोड़ों में है, करोड़ों में। और जो हमारे सैनिक शहीद होते हैं ना, उनका आंकड़ा लाखों तक पहुँचता है, और लाखों से नीचे को आता है, ऊपर को नहीं जाता, नीचे को आता है। देखा जाए ना तो जब एक सैनिक शहीद होता है, देश एक दिन शोक मनाता है, उसका राजा 2 दिन शोक मनाता है, उसका गांव 3 दिन शोक मनाता है, उसके रिश्तेदार 4 दिन शोक मनाते हैं। 5वें दिन के बाद कोई उस घर में नहीं होता है, बूढ़े माँ बाप के अलावा, उस कुंवारी बहन के अलावा कोई चौथा उस घर में नहीं होता है। एक शहीद के माँ की
चीखें जब कानों में गूंजती है ना, तो अंदर सीने तक ऐसा लगता है ना कि चाकू घोंप दिया है किसी ने, खंजर घोंप दिया है किसी ने। लेकिन इन लोगों के कानों तक क्यों नहीं पहुंच रही है यार आवाज? एक फौजी को, एक सैनिक को सैनिक बनने के लिए ना बड़े दिल की जरूरत बाद में पड़ती है। पहले पता है उसका बड़ा दिल कैसे होता है? उसका बड़ा दिल अपने माँ बाप की गरीबी देखकर, अपने माँ बाप की लाचारी देखकर, अपने भाई बहनों के फटे पुराने कपड़े जूते देखकर वो सैनिक बनता है। उसे सैनिक बनाते हैं उसके माँ बाप के सपने, उसे सैनिक बनाते हैं उसके भाई बहन के सपने, और अपने सपने तो उसने बरसों पहले कुचल दिए। जब सुबह वो अंधेरे में 4 बजे दौड़ मारने जाता था ना, तो जितने कदम उसने रखे दौड़ मारते हुए, उसने अपने सपने उतने कुचले। अपने तो उसके कुछ सपने हैं ही नहीं। जो करता है फैमिली वालों के लिए करता है और देश वालों के लिए करता है। फिर उसके बाद उसकी 1 साल की कठिन परीक्षा होती है, जिसमें उसे कई मुसीबतों से, कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, गालियाँ सुननी पड़ती है, मार खानी पड़ती है, तब जाके वो सैनिक बनता है। प्यासे को ही पानी की कीमत पता होती है और खाने की कीमत भूखे को ही पता होती है। तो वो लोग जानेंगे ही क्या जिनके आर्मी में है ही नहीं कोई, फौज में कोई सैनिक है ही नहीं जिनके घर से ना, वो लोग क्या समझेंगे इस दर्द को? मैं भी एक फौजी का भाई हूँ, इसलिए मन में ना, और इसीलिए नहीं बल्कि जब पहले से भी ना काफ़ी बार, अब तो चलो बड़े हो गए, अब तो ऐसी घटनाएं सुन सुन के रूह काँप जाती है। लेकिन कभी हम जब छोटे थे और पिक्चर देखते थे ना, बॉर्डर फिल्म एक टाइम पे बहुत फेमस हुई थी, तो उस बॉर्डर फिल्म को मैं आज भी देखता हूँ ना, और तब भी देखता था जब समझ नहीं थी इतनी, तब भी देखता था तो रोना आता था यार। तो एक पिक्चर को देख के रोना आ रहा है हमें उस टाइम पे कि जब हमें समझ भी नहीं है, तो आप लोगों को तो समझ है यार, अब तो सुधर जाओ। देखो ग्राउंड में ना 2 तरीके से काम होता है। एक तो ग्राउंड में वो काम होता है जो हमारे फौजी भाई लोग लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूसरे ग्राउंड में काम होता है कि हमारे क्रिकेटर भाई लोग अपने देश के लिए खेल रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रिकेट प्रेमी हूँ, मुझे भी क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, क्रिकेट देखना अच्छा लगता है, उनकी इज्जत कर रहा हूँ, वो भी अपनी मेहनत से वहाँ पहुँचे हुए हैं, उनका अपमान नहीं कर रहा हूँ। लेकिन पता है आपको, जब वो ग्राउंड में खेलते हैं ना, और खेल के आउट होने के बाद पवेलियन को लौटते हैं, और जब वो अपने वहाँ रूम में पहुँचते हैं ना, तो वहाँ उनके लिए एसी लगी होती है कि गर्मी हो रही है, आओ एसी में बैठ। और वहाँ जो बॉर्डर पर हमारे भाई लड़ रहे हैं, उनके लिए एसी छोड़िए, उनको तो ये भी पता नहीं है कि हमें इस टाइम में खाना मिलेगा, पानी मिलेगा या नहीं, इसका भी पता नहीं है यार। कभी कभी ना ये चीज़ें सोच के मन बड़ा व्याकुल होता है भाई। और मुझे लगता है ना, मैं इस चीज़ पे ज़्यादा बोलूँगा तो शायद खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। उरी में अटैक हुआ, पुलवामा में अटैक हुआ, अभी फिर ये कठुआ में अटैक हुआ, और न जाने ऐसे अटैक कितने हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं सुधरा अभी तक, कुछ नहीं बदला अभी तक। तो मुझे ना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। और मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना ज़रूर कि क्या मैंने सही बोला। अगर गलत भी बोला हो तो बताना ज़रूर कि हमारे एक साइड कितना खर्चा होता है और सैनिकों पे कितना खर्चा होता है। बाकी मेरी बात से अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कभी कभी ना बोलना चाहिए, है ना?
तो मेरी बातों से अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वैसे मैं ना घर से बहुत दूर आ रखा हूँ वीडियो बनाने के लिए, काफ़ी हिम्मत से वीडियो बनाई हुई है। मन नहीं कर रहा था यार वीडियो बनाने का, क्योंकि ना अभी भी अंदर से मैं अगर ज़्यादा बोलूँगा ना तो मुझे रोना आ जाएगा, इतनी तो गारंटी है। तो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, आप लोगों के सामने रोना नहीं चाहता हूँ, इसलिए इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। राम राम जी।